हेलो क्लास, सो वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल और दिस इज़ करियर फोकस एंड आज आपके सामने हम फिर से लेकर आए हैं वीक 2 रहेगा हमारा। और यहाँ पर हमारे वीक 2 के जो हैं ये करंट अफेयर्स हैं। 18 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक के ये करंट अफेयर्स रहेंगे। अगर आपने पुराने वीक के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपका एक कॉन्टीन्यूटी बना रहे। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो भाई साहब अच्छे से देखो, एंड तक देखना। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा क्योंकि हमने सारी न्यूज़ कवर करी है वीक की, कोई भी न्यूज़ आपकी मिस नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हम वीकली ला रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम मिस कर देंगे, नहीं। बस थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा। हर संडे को ये वीडियो आता है तो आप एंड तक ये वीडियो पक्का देखो, ठीक है ना, ताकि अच्छे से आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर हो जाएँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इसी के साथ हम बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। और पहली न्यूज़ है हमारी नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की बात हो रही है। और ये जो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है हर साल ऑब्ज़र्व किया जाता है 18 जुलाई को, ठीक है। सो 18 जुलाई को हर साल ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। और हर साल जो है सेलिब्रेट बेसिकली इसलिए किया जाता है इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे थे साउथ अफ्रीका के। और काफ़ी अच्छे से जो है इन्होंने काम अपना किया था, अच्छे इंसान थे। और इसी की रिमेम्बरेंस में, इन्हीं की रिमेम्बरेंस में हर साल 18 जुलाई को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आपका पीवी सिंधु के ऊपर न्यूज़ आई है। और सिंगापुर ओपन 2022 में पीवी सिंधु ने फर्स्ट सुपर 500 टाइटल जो है वो जीता है, ठीक है। सो पीवी सिंधु वन द फर्स्ट सुपर 500 टाइटल ऑफ हर करियर, जब उन्होंने डिफीट किसको किया, जो चैम्पियन थी इनका नाम था वांग जी यी, ठीक है। सो पीवी सिंधु की ये पर्सनालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत प्राउड की बात है इंडिया के लिए। और यहाँ पर इन्होंने ये फर्स्ट सुपर 500 टाइटल जो है वो जीता है। एक अच्छी न्यूज़ है। यही चीज़ जो पीवी सिंधु हैं एक काफ़ी अच्छी हमारे पास एक बहुत अच्छा एसेट मैं बोलूँगी इनका। और ये जो फाइनल हुआ था कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। उसी के साथ साथ किसको इन्होंने डिफीट किया, वांग ची यी को डिफीट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्ट वन सेकेंड, ओके। वन सेकेंड, ओके। सो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल जुलाई 17 को। और ये बेसिकली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट अवेयरनेस फैलाई जाए कि जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए किसी हर विक्टिम को। और जस्टिस देखो, ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोलता जस्टिस डिलेड, ठीक है, इज़ जस्टिस फेल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो और हर इंसान को जो है जस्टिस मिले, टाइम पर मिले, इसीलिए उसी चीज़ में ये इंटरनेशनल डे जो है हर साल 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अगली जो न्यूज़ है वो है आपकी वाराणसी के पे। और वाराणसी जो है फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज़्म कैपिटल जो है डिक्लेयर करी गई है ऑफ CSO, ठीक है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है CSO। और होली सिटी जो वाराणसी की है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये शोकेस करेगी इंडिया का पूरा कल्चर और ट्रेडिशंस ओवर द एजेस। और इसको फर्स्ट जो है करार दिया गया है। और कल्चर एंड टूरिज़्म कैपिटल जो रहेगी ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मैं बारे में बात करूँ, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलाइंस है, ठीक है। जोग्राफिक स्कोप और पॉपुलेशन के बारे में अगर ये बात करें तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 60% ऑफ द यूरोपियन एरिया ये कवर करती है, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। और इसकी जो मोर देन 30% ऑफ ग्लोबल GDP जो है वो SC कॉरपोरेशन के पास ही जो है देखने को मिलेगी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका, बीजिंग चाइना में है। और फाउंडर्स कौन कौन थे इसके, रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेंबर स्टेट्स लगाई हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, कौन कौन सी मेंबर स्टेट्स हैं। तो रशियन फेडरेशन है पूरी, ठीक है। कैपिटल है इसकी मॉस्को। उसके बाद यहाँ पर रिपब्लिकन ऑफ कजाकिस्तान है, कैपिटल है नूर सुल्तान, ठीक है। किर्गिज़ रिपब्लिक है, कैपिटल है बिश्केश। रिपब्लिकन ऑफ उज़्बेकिस्तान है, कैपिटल है ताशकेंत। रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान है, कैपिटल है दुशांबे। रिपब्लिक ऑफ इंडिया है जिसकी कैपिटल है यहाँ पे कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है।
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, कैपिटल है इसकी इस्लामाबाद, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और कैपिटल है इसकी बीजिंग में, ठीक है। सो ये कुछ मेंबर स्टेट्स हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इसके हेडक्वार्टर्स एंड इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगली न्यूज़ है हमारे पास। तो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्राइगेट धुनागिरी, ठीक है। सो धुनागिरी जो प्रोजेक्ट है ये किसने लॉन्च किया, आपका लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं और इन्होंने 4th P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट धुनागिरी जो है ये लॉन्च किया हुगली रिवर कलकत्ता में, ठीक है। सो धुनागिरी बेसिकली कहाँ से नाम लिया गया, ये एक हिस्टोरिक एरिया भी है, कहाँ पर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये कहाँ पर पड़ता है, इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो यहीं से जो इन्होंने नाम लिया है और ये काफ़ी जो है प्रचलित है, और यहाँ से राजनाथ सिंह ने ये प्रोजेक्ट जो है 17A स्टेल्थ फ्रिगेट धुनागिरी प्रोजेक्ट भी इसका नाम दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ इसकी, तो ये नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है, ठीक है। और किसका प्रोजेक्ट है, ये इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, और इन्होंने 33 ईयर्स तक सर्व किया है बिटवीन इट्स कमिशनिंग, ठीक है। और यहाँ पे नाम मैंने आपको बताया धुनागिरी कैसे पड़ा है, एक डिस्ट्रिक्ट ही है, एक एरिया ही है, उसके ऊपर ही नाम पड़ा हुआ है, और काफ़ी देर तक जो है ये इन्होंने हमें सर्व किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये नेवी के ऊपर देखने को मिलेगी। तो पहले कहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया ये भी मैं आपको बता दूँ, हुगली रिवर में, और हुगली रिवर यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताई है। सो कलकत्ता में आपको देखने को मिलेगी, ये कलकत्ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हुगली रिवर सबसे पहले इस तरीके से देखो, जो रिवर ऊपर से आती है, गंगा रिवर जो आती है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, पद्मा और हुगली रिवर। हुगली रिवर जो है ये आपके सुंदरबन डेल्टास के पास ही जाकर जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, बैरकपुर से निकल के, और एंड में जाकर जो है आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर, पद्मा रिवर और हुगली रिवर का आपको इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। और उसी के ऊपर फराका ब्रिज है, जहाँ से जो ये गंगा रिवर है ये डिवाइड होती है बेसिकली पद्मा रिवर और हुगली रिवर में, और यहीं से आपको बाकी की जो रिवर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी। सुंदरबन डेल्टास जो हैं ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टास हैं जो हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये एक इमेज थी जो आपने देख ली, आपको आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी ये इमेज मैंने लगाई हुई है, ये हुगली रिवर है और अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा, और ये डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलती है हमें, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है कमीशन टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर राइट टू रिपेयर, ठीक है। सो राइट टू रिपेयर के ऊपर जो है ये एक राइट होना चाहिए सबके पास, तो गवर्नमेंट ने एक कमीशन इस्टेब्लिश करी है ताकि हम इसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकें राइट टू रिपेयर का। तो देखो राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि एक लीगल कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कंज्यूमर की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो उनको उस प्रोडक्ट्स को रिपेयर करवा सकें, ठीक है। जो वो ख़रीदते हैं, जो वो चूज़ करते हैं, तो उनको वो रिपेयर भी करवा सकते हैं, देयर उनके सर्विस प्रोवाइडर्स भी होने चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो उनके पास ये राइट होना चाहिए, और इसी के ऊपर एक कमीशन बिठाने की बात करी गई है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, हमने ये चीज़ पढ़ ली, ठीक है। और लीडरशिप ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी निधि खत्री, ठीक है। ये निधि खत्री जो हैं ये लीडरशिप अंडर दिस लीडरशिप जो है इसके ऊपर एक कमीशन बिठाने की बात करी गई है। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो हैं ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ही आता है, इन्होंने ये कमेटी फॉर्म करी है, ठीक है। सो आई होप ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो राइट टू रिपेयर का यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया, आप देख सकते हैं। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन मिल रही है तो राइट टू रिपेयर जो है वो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, रेगुलेटरी और सोशली एंड एनवायरमेंटली भी जो है काम करना चाहिए। इकोनॉमिकली ताकि लोगों ने इतना पैसा खर्चा हुआ होता है तो उनके पास ये राइट होनी चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को जो है रिपेयर करवाएं, ठीक है। प्रोटेक्शंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है रेगुलेटरी में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सोशली में जो है कंपटीशन अमंग द पेयर्स, ठीक है। तो एक बेटर इकोसिस्टम जो है वो देखने को मिले, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक लगता है किसी भी चीज़ को बनाने में, तो वो प्लास्टिक या फिर उस तरीके की चीज़ें जो है एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है वेस्ट रिड्यूस किया जाए, इन सब चीज़ों पे भी फोकस होएगा। और टेक्निकली भी जो है पैसा भी कम खर्च होए, पैसे का वेस्टेज भी ना हो। इन शॉर्ट इन सारे ही फैक्टर्स पर ध्यान रख के ये राइट टू रिपेयर का एक जो फंडा है वो लेकर आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या बनता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके लिए कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट का ही न्यूज़ है। इन्होंने लॉन्च किया है जागृति, एक नया इसका नया मैस्कट, ठीक है।
तो बेसिकली जो जागृति मैस्कोट है, ये मैस्कोट है जो क्रिएट किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स ने ही क्रिएट किया है। और इसका गोल क्या है, एम्पावर करना कस्टमर्स को, ताकि उनके राइट्स के बारे में उनको अवेयर किया जा सके। तो जागो ग्राहक जागो, ठीक है। सो इस तरीके का एक मैस्कोट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ताकि जो लोगों का जो अवेयरनेस है वो बढ़ाया जा सके, उनके राइट्स के बारे में उनको बताया जा सके कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी समर ओलंपिक गेम्स के ऊपर बात कर रही है, और किसने होस्ट करना है 2028 की ओलंपिक गेम्स, लॉस एंजलिस जो है वो होस्ट करेंगे। सो 2028 समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स जो है वो कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स में होस्ट करी जाएंगी, लॉस एंजलिस में, LA में, ठीक है। सो ये कुछ बात थी। समर ओलंपिक गेम्स की मैं बात करूँ तो ये एक मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है, और हर 4 साल में जो है ये होता है, ठीक है। तो लास्ट हुआ है ये 2024 में होगा, और उसके बाद जो है 2028 में ये कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। ये जो गेम्स हैं ये लास्ट जो है 1896 में पहली बारी एथेंस ग्रीस में हेल्ड हुई थी, और मोस्ट रिसेंटली 2020 के जो समर ओलंपिक्स थे वो सेलिब्रेट हुए हैं 2021 में। और कहाँ पर हुए हैं, टोक्यो में हुए हैं। क्यों हुए थे, बिकॉज कोविड चल रहा था, और उसकी वजह से ये ओलंपिक गेम्स जो हैं नहीं कंडक्ट करवाए गए थे, और इसकी वजह से 2021 में टोक्यो में जो हैं ये कंडक्ट करवाए जाएंगे। 2028 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो LA में कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखनी है तो यहाँ पर आपको LA है। इंडिया की लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये LA का लोकेशन है। कहाँ पर लाई करता है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर कनाडा है, नीचे मेक्सिको है, और USA इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है अटलांटिक ओशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका लॉस एंजलिस है, एकदम बॉर्डर पे, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो एक रिनाउंड आर्टिस्ट अच्युतन कुडालुर जो है उनकी अभी निधन हुआ है, उनकी डेथ हुई है, उसी के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर जो इनके ओके, तो यहाँ पर जो इनके बारे में बात करी गई है, ये बोला गया है कि ये जो है इनका रिसेंटली निधन हुआ है एट द एज ऑफ 77। तो 77 एज के थे जब इनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है, ठीक है। ये एक इंडियन एशियन मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पेंटर थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, इस तरीके की पर्सनालिटीज एग्जाम में पूछी जाती है। जन्म इनका हुआ है 1945 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज है ये आपका है नार्म। नाम क्या है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। इसको जो है सरदार पटेल अवार्ड रिसीव हुआ है, ठीक है, ऑफ ICAR। तो ICAR का सरदार पटेल अवार्ड जो है किसको रिसीव हुआ है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो अकेडमी है, ठीक है, ये इस्टेब्लिश करी गई थी बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। तो ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है, उन्होंने ये इस्टेब्लिश करी है। और कहाँ पर है ये भी मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नान की मैं अगर बात करूं, जो कि एक एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी चीजें होती हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो इसी के संघर्ष में लेकर लिए जाते हैं। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। कहाँ पर, हैदराबाद में, मैंने आपको बता दिया था। जो भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन मैनेजमेंट, वो कौन लेता है, नार ही लेता है, ठीक है। सो ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बात थी, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज है हमारे पास वो आई है बॉर्डर डिस्प्यूट अग्रीमेंट जो है, दैट इज स्ट्रक बिटवीन अरुणाचल प्रदेश और असम। तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट एग्रीमेंट जो है इट इज स्ट्रक, ठीक है। बात करूं इनकी, तो यहाँ पर दोनों के ही CM के, जो दोनों स्टेट्स के CM हैं, उन्होंने क्या बोला है कि एक स्टेप लिया है टुवर्ड्स सेटलिंग द 7 डिकेड ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट। तो यहाँ पर इनका बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश और असम का, दोनों ही ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया है, नामसाई डिक्लेरेशन, ठीक है। नामसाई डिक्लेरेशन जो है वो साइन करके इन्होंने ये डिस्प्यूट
जो है वो सेटल डाउन करने का बात करी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं और इनके बारे में बात करूँ, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और असम जो है वो शेयर करता है कितनी लेंथ, 804 किलोमीटर का लेंथ जो है वो शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश से। ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखने को मिलेगा असम और अरुणाचल प्रदेश का। सो यहाँ पर जो असम है ये शेयर करता है बॉर्डर कितना, 804.10 किलोमीटर, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स का। और ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स का जो इनका इशू चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश ने एक नामसाई डिक्लेरेशन जो है वो अभी अभी साइन किया है। न्यूज में है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और ये चीजें हमें थोड़ी बहुत इनका नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्ट लोकेशन असम कौन कौन से बॉर्डर्स टच करता है इंडिया के, तो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, ठीक है, मैंने आपको सिंपल सा बताया था। असम जो है, या फिर हम इसको याद रखेंगे, मेघास मित्र, ठीक है, किसका है, बंगाल का, ठीक है, मेघास, ठीक है, या मेघा हम बोल सकते हैं। तो मेघास जो है वो मित्र, ठीक है, मनी सॉरी मिजोरम एंड त्रिपुरा से मित्र हो जाएगा। किसका है, बंगाल का और मनी का, ठीक है, बंगाल का और नागमणि का, ऐसे याद किया था। सो मेघास मित्र है बंगाल का और नागमणि का। और यहाँ पर हम असम के बॉर्डर्स की बात करें तो कौन कौन से बॉर्डर्स के साथ टच होता है, असम का बॉर्डर टच होता है मेघालय, बंगाल के साथ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, तो इन सबके साथ असम का बॉर्डर टच होता है, इंपॉर्टेंट है। 804 का जो किलोमीटर का जो ये बाउंड्री है वो शेयर करता है, ठीक है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में अभी बॉर्डर डिस्प्यूट्स इश्यूज चल रहे थे दोनों ही स्टेट्स के बीच में। और यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया था कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे जितने भी जो डिस्प्यूटेड विलेजेस हैं। मतलब अब इनके पास 123 विलेजेस थे, लेकिन अब इन्होंने 86 डिस्प्यूटेड विलेजेस का रिस्ट्रिक्ट करने का फैसला लिया था, ठीक है। तो दोनों ही स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो कहाँ पर मिले हैं, वो नामसाई में मिले हैं। और नामसाई एक जगह है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में जगह है। और इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है नामसाई डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आपसे कोई डायरेक्ट पूछ लेगा नामसाई डिक्लेरेशन जो है किससे रिलेटेड है, तो अरुणाचल और असम के बॉर्डर डिस्प्यूट से ये रिलेटेड है। ओके, आई होप दिस क्लियर नाउ। बढ़ते हैं अगली न्यूज। वो आपको आ जाता है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे विनीत सारन, इन्होंने अपॉइंट किया एज न्यू बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं विनीत सारन, और बीसीसीआई के जज एथिक्स ऑफिसर जो हैं अपॉइंट कर लिए गए हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है, नाम याद रखना है, विनीत सारन का नाम है, और बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और एम्बड्समैन जो है इनको साइन कर लिया गया है, ठीक है। सो बीसीसीआई की बात करूँ तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया जो है, ये पूरा का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है, गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। इसका हेडक्वार्टर्स जो है कहाँ पे लोकेटेड है, वानखड़े स्टेडियम मुंबई में जो है हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है, ठीक है। और ये एक मैं बता दूं ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के अंडर काम नहीं करती, क्रिकेट के रिलेटेड जो भी फैसले हैं वो बीसीसीआई ही लेता है। अभी के जो प्रेसिडेंट हैं इसके वो कौन है, सौरव गांगुली, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज थी, हमने ये देख ली। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड सीएम जो है धामी, ठीक है, इन्होंने रिलीज़ की बुक बियॉन्ड द मिस्टी व्हील। तो सबसे पहले तो ये बुक का नाम आपको याद रखना है, किसने रिवील की, पुष्कर सिंह जो कि सीएम है, ठीक है। उन्होंने धामी पुष्कर सिंह धामी जो है इन्होंने बुक रिलीज़ की है बियॉन्ड द मिस्टी एविल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। और किसने लिखी है ये बुक, मिस आराधना जोहरी। तो डायरेक्ट बुक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की मैं बात करूँ, आप डायरेक्ट लोकेशन देख सकते हैं, ये उत्तराखंड है, बॉर्डर्स टच होते हैं इसका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। उसके बाद बाहर का जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं वो टच होती है नेपाल की और चाइना के साथ इसके, ठीक है। तो ये हमने और जूम करके देख सकते हैं आप, ये आपने देखा देहरादून इसके कैपिटल स्टेट आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है हमारी गोदावरी आइलैंड्स के ऊपर। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने फर्स्ट एवर ब्लैक बक सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाया, ठीक है। तो कहाँ पर कंडक्ट करवाया, गोदावरी आइलैंड्स में ब्लैक बक सर्वे कंडक्ट करवाया आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है,
और यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो कि स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, इन्होंने फर्स्ट एवर स्टडी जो है ब्लैक बग्स की कंडक्ट करवाई थी अलॉन्ग द लेंस, कहाँ पर, गोदावरी बिटवीन धोवेलेश्वरम एंड यनम। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है थोड़ी सी, यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत इसका पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कितने ब्लैक बग्स अभी तक इंडिया में रह चुके हैं, तो सिर्फ 25,000 ब्लैक बग्स जो हैं इंडिया में ये पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, और इसी वजह से इस तरीके का जो सर्वे है वो भी कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, ब्लैक बग जो है एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है। ठीक है, मतलब ब्लैक बग का एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है कि उसकी लॉन्ग और स्पायरलिंग हॉर्न्स होते हैं, अगर आपने देखे होंगे। ठीक है, और ये जो है ये 20 से 24 इंचेस तक ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, और मोर देन 28 इंचेस इसके लॉन्ग हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, फीमेल ब्लैक बग्स के हॉर्न्स नहीं होते, बट मेल ब्लैक बग्स के हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, अभी तक सबसे ज़्यादा ब्लैक बग्स जो हैं वो हमें नेपाल में देखने को मिलते हैं। सो नेपाल में सबसे ज़्यादा ब्लैक बग्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नेपाल में भी मैं आपको बता दूं एक नेशनल पार्क है, बारदिया नेशनल पार्क, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा ब्लैक बग्स। ठीक है, सो ये कुछ बात थी, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। गोदावरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको गोदावरी रिवर देखने को मिलती है। ये आपकी सीधे डायरेक्ट जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर ये डेल्टाज बना के और यहाँ पर जो है गिरती है। आपका नॉर्थ टू साउथ जो है ये फ्लो करती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है ये तीनों ही रिवर्स आपकी कहाँ पर जाकर गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। इसके ऊपर महानदी है, और इस साइड जो है नर्मदा और तापी जो है हमें अरेबियन सी में देखने को मिलती है। ठीक है, और कहाँ पर से फ्लो करती है, आंध्र प्रदेश में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट की बात करिए तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है यहाँ पर इंडिया का रैंक कितना आया है, 87th रैंक आया है। डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इंडिया का 87th रैंक आया है इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली एक रिपोर्ट है जो हर साल प्रस्तुत करी जाती है, और यहाँ पर जो ये रिपोर्ट बताती है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया का जो रैंक है वो 87th आया है। ठीक है, बहुत अच्छा रैंक नहीं है। तो अगर जिस कंट्री का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है उस कंट्री के सिटीजन्स को वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया का 87th रैंक आया है आउट ऑफ 199 पासपोर्ट्स। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये ग्लोबल रैंकिंग होता है कंट्री का कि वो कितना अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं, कितने फ्रीडम से वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और वो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, ईजिली जो है वीज़ा लग सकता है, और ये 2006 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। रैंक याद रखना इंडिया का कितना था। अगली जो न्यूज़ है वो है श्रीलंका की। तो रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो इलेक्ट किए गए हैं एज 9th प्रेसिडेंट। तो वेटरन श्रीलंकन पॉलिटिशियन और 6th टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। ये इस बारी के 9th प्रेसिडेंट भी जो है नेशन के इलेक्ट किए गए हैं। अगली जो न्यूज़ है तमिलनाडु। सो तमिलनाडु ने टॉप किया है इन स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन। तो स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में तमिलनाडु ने टॉप किया है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, और स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन में और भी जो स्टेट्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन तमिलनाडु में इसमें टॉप किया है। तमिलनाडु के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और ऐसे भी अदरवाइज़ भी आपसे डायरेक्ट ये चीज़ पूछ सकते हैं, उसमें भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें कम से कम 100 स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटीज़ जो थी वो इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर 50-50 फाइनेंसिंग मॉडल था, विद सेंटर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है और स्टेट कितना इक्वल शेयर दे रही है कम से कम। तो स्टेट और सेंटर मिलके किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो है स्मार्ट सिटी फंड यूटिलाइजेशन एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें तमिलनाडु ने जो है टॉप किया था। ठीक है, तो ये चीज़ थी। बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु का एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर लाई करता है आपका तमिलनाडु, ऊपर आंध्र प्रदेश है, बॉर्डर टच होता है, साइड पे कर्नाटका का बॉर्डर टच होता है, साइड पे केरला है। ठीक है, तो 3 बॉर्डर स्टेट्स जो हैं टच होती हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। उसी के साथ साथ तमिलनाडु और श्रीलंका के
बीच में, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इंडिया और श्रीलंका को एक कौन सा स्ट्रेट जो है वो डिवाइड करता है, तो इट इज़ पार्क स्ट्रेट, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साइड पर ही पुडुचेरी देखने को मिलेगा, ऊपर चेन्नई है, तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है हमारे पास ब्रिजेश गुप्ता, इम्पॉर्टेंट एज रतन इंडिया, एमडी ऑफ रतन इंडिया पावर। तो रतन इंडिया पावर ने एक नया एमडी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है, जिसका नाम है ब्रिजेश गुप्ता। इनको जो है रिन्यूएबल स्टील, माइनिंग और कमोडिटी सेक्टर्स का काफ़ी एक्सपीरियंस है, अब्रॉड में भी। नाम याद रखना है, ब्रिजेश गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है विद नामीबिया टू री इंट्रोड्यूस चीता। तो चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, नामीबिया के साथ साइन किया है। ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड नामीबिया। और चीता की सिंस पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो चुकी है, और उस वजह से चीता को वापस इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, रिस्टोर किया जा सके चीता इन देयर फॉर्मर रेंज। ठीक है, जो कि अब एक्सटिंक्ट होने की तादाद पर हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इंडिया और नामीबिया है ये चीतास को वापस से लाना चाहते हैं, और 70 ईयर्स हो चुके हैं आफ्टर दे वेंट एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, 2021 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तहत कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़ ने टॉप किया है। ठीक है, सो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है उसके तहत 3 स्टेट्स का हमें नाम याद रखना है। सबसे पहला किसने टॉप किया है, कर्नाटका, मणिपुर एंड चंडीगढ़ ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3rd एडिशन आया है नीति आयोग का। तो ये रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करवाता है, नीति आयोग प्रस्तुत करवाता है, जहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिया है। ठीक है, तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स की मैं बात करूँ, यहाँ पर कौन सी स्टेट कितने अच्छे तरीके से रह रही है, ठीक है, वहाँ का एजुकेशन और डेवलपमेंट कितना अच्छा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और उसी के तहत जो है कंट्रीज़ को या स्टेट्स को जो है रैंक्स दिए जाते हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग रिपोर्ट रिलीज़ करती है। कर्नाटका ने टॉप पोजीशन जो है वो लिया है, उसके बाद मणिपुर एंड देन चंडीगढ़। ठीक है, तो 3rd एडिशन जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, और यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल फॉर इवैल्यूएशन और डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इनोवेशन इकोसिस्टम के ऊपर कि कितना अच्छे जो है स्टेट का इकोसिस्टम है, कितना अच्छा स्टेट जो है रह रही है, और कितने अच्छे से जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट हैं वो एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। कौन सा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, नीति आयोग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो 7 पिलर्स के ऊपर काम करते हैं ये। ठीक है, जिसमें एजुकेशन है, ह्यूमन कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नॉलेज वर्कर्स है, बिजनेस है, तो इन कुछ इंडेक्स पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो किसके ऊपर है, गवर्नमेंट और आरबीआई पॉलिसीज़ एड बैंक टू रिकवर बैड लोन्स। ठीक है, सो बैड लोन्स को बोला गया है रिकवर करने के लिए, आरबीआई ने बोला है 8.6 लाख करोड़ जो हैं इन 8 फिस्कल ईयर्स इसको रिकवर किया जाएगा। ठीक है, बैड लोन्स या फिर हम इसको नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये वो लोन्स होते हैं जो कि लोगों ने लेकर चले गए हुए हैं और अभी तक वो लोन्स जो हैं बैंक्स को रिकवर नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसे कि विजय माल्या थे, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि लोन जो कि उनको रीपे नहीं किया गया है, विच इज़ नॉट रीपेड। ठीक है, इसको बोलते हैं बैड लोन्स। तो काफ़ी एक्शंस जो हैं वो लिए गए हैं बाय आरबीआई और गवर्नमेंट। बैंक्स को बोला गया है कि आपको ये जो बैड लोन्स हैं इनको रिकवर करना है, और ये कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 8.6 लाख करोड़ के ऐसे लोन्स हैं जो अभी तक बैंक को रीपे नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि इस तरीके के लोन्स को आप रिकवर करो। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो बात करी है इंटेंस हीट वेव की। ठीक है, और इंग्लैंड जो है
बहुत ही बुरी तरीके से इस वेदर वार्निंग उसको मिला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हीट वेव जो है हमें इस टाइम पे इंग्लैंड में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एक टेम्परेचर जो काफ़ी एक बढ़ चुका है। यहाँ पे यूके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो है इन्होंने बोला है कि रेड एक्सट्रीम हीट जो है वार्निंग वो देखने को मिलेगी इन एरियाज ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग लंदन। ठीक है, थोड़ा सा न्यूज़ हमें पता होना चाहिए। अगली जो न्यूज़ है इसरो के ऊपर बात करिए। इसरो ने यूज़ किया PSLV टू लॉन्च 345 फॉरेन स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम 34 डिफरेंट नेशन सिंस 1999। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, जो इंडियन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। ठीक है, और उसने 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है फ्रॉम 34 कंट्रीज सिंस 1999, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो ये एक नेशनल स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलोर में लोकेटेड है। ये किसके अंडर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर जो है ये काम करता है और डायरेक्टली ओवरसीन इसको कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो चेयरमैन है इसरो के ये एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह काम करते हैं और इसरो जो है एक प्राइमरी एजेंसी है जो कि टास्क परफॉर्म करती है किससे रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड, स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जो है सारे के सारे टास्क यही परफॉर्म करती है। ठीक है, फॉर्म कब हुआ था, 1969 में फॉर्म हुआ था। एग्जैक्ट डेट है 15 अगस्त 1969। 52 ईयर्स हो चुके हैं इसको। एक टाइप की स्पेस एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका अगेन कहाँ पर है, बैंगलोर में है। चेयरमैन कौन है इसके, तो चेयरमैन है इसके श्रीधरा पानिकर सोमनाथ। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें थोड़ी बहुत इसके बारे में पता होनी चाहिए। अगली जो न्यूज़ है 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है कहाँ पर शुरू होने वाला है, जर्मनी में शुरू होने वाला है। तो 13 पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है ये बर्लिन जर्मनी में शुरू होने वाला है। कौन से नंबर का क्लाइमेट डायलॉग है, 13th है। ठीक है, कहाँ पर शुरू होएगा, बर्लिन में होएगा और ये 2 डे इनफॉर्मल मीट चलेगी जो कि कौन चेयर करेगा, जर्मनी और इजिप्ट चेयर करेगा। ठीक है, और क्लाइमेट के ऊपर मीट होगी, COP27 इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर क्लाइमेट के इश्यूज़ के रिलेटेड जो है बात होती है। ठीक है, बात करूँ मैं पीटर्सबर्ग की तो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, रशिया में ही ये चीज़ आपको देखने को एग्जैक्ट मिलेगी। ये मैंने यहाँ पे एक और मैप भी पेस्ट किया है। लेक्स देख सकते हो आप, इसके ऊपर लेक लडोगा है। ठीक है, यहाँ पर हेलसिंकी है, ये रशिया है। ठीक है, सो थोड़ी बहुत आपको न्यूज़ जो है पता होनी चाहिए। बाल्टिक सी जो है इसके इस साइड पे लाई करता है। ठीक है, मैप्स देख लिया करो, चीज़ें जो है अच्छी तरीके से याद रहती हैं। आगे बढ़ती हूँ। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बन चुका है इंडिया का। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर सारे बर्ड्स जो हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी हमें देखने को मिली, इसके ऊपर हमारे पास अलग से भी मैंने पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। वो आप देख सकते हो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर। और उसके अलावा द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस करी हैं अपनी एक और यूट्यूब वीडियो पे, उसको आप वापस से जो है देख सकते हो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो 15th प्रेसिडेंट अपॉइंट करी गई हैं, अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपॉइंट करी गई हैं और ये एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं। सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है। ठीक है, पहली जो ट्राइबल प्रेसिडेंट है और कहाँ से हैं, ओडिशा से हैं। मुर्मू जो है 15th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें, थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगला मैं बात करूं तो वर्ल्ड ब्रेन डे की बात हो रही है। ये ग्लोबली 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी जो है वो सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड ब्रेन डे, और हर साल 22 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो जून का है, इसमें इंडिया का रैंक आया है 118। तो यहाँ पे न्यूज़ जो है थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। ओखला स्पीड टेस्ट के बारे में हमने बात की है, इंडिया का रैंक 118 है।
ठीक है, और ये ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद असम के जो सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने स्वनिर्भर नारी स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। तो स्वनिर्भर नारी स्कीम जो है असम के सीएम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जिनका नाम है हेमंता बिस्वा, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये एम्पावर करेगी जितने भी इंडिजीनियस वीवर्स हैं, स्पेशली गुवाहाटी रीजन में, ठीक है। उसके बाद एक विक्ट्री कमेमोरेट करने के लिए कारगिल वॉर में मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो है वो लॉन्च किया गया बाय इंडियन आर्मी। तो आर्मी मोटर बाइक ट्रिप जो है नई दिल्ली से कारगिल वॉर मेमोरियल तक चलेगा, और ये पठानकोट से जो है लॉन्च करी गई टू कमेमोरेट 23 ईयर्स ट्रायम्फ, ठीक है, ओवर पाकिस्तान। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया वाइवा एंगेज ऐप को इन टीम्स टू हेल्प बिल्ड कम्युनिटी, ठीक है। तो टेक जाइंट माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वाइवा एंगेज एक नया ऐप इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि एक कम्युनिटी और कनेक्शन को बिल्ड किया जा सके, अलॉन्ग विद टूल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए। नेक्स्ट है इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो इनॉग्रेटेड एट जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम, ठीक है। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम में। और यहाँ पे जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, इन्होंने अपने सीनियर साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो जो है वो इनॉग्रेट किया बैंगलोर में, ठीक है। नेशनल ब्रॉडकास्ट डे जो है हर साल 23 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ी बहुत हमें पता होनी चाहिए। ये डे हमें रिमाइंड करवाता है इंडियन सिटीजन्स का अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ रेडियो, कि कैसा रेडियो जो है, कितना इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ्स पर पड़ा था, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 अनाउंस करे गए, और 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, इन्होंने अवार्ड विनर्स जो है अनाउंस किए। तो कौन से नंबर का नेशनल फेस्टिवल था? 68 नंबर का नेशनल फेस्टिवल था। इसके बाद एक और न्यूज़ है हमारी, फिल्म मेकर जिनका नाम है केपी कुमारन, इनको ऑनर किया गया विद जेसी डैनियल अवार्ड 2022। तो जेसी डैनियल अवार्ड्स किसको नवाजा गया है? केपी कुमारन को। और ये एक मलयालम फिल्म मेकर हैं केपी कुमारन, और इनको ऑनर किया गया केरला की हाईएस्ट फिल्म अवार्ड्स, जिसका नाम है जेसी डैनियल अवार्ड्स। तो ये केरला के हाईएस्ट फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो न्यूज़ है WHO की रिपोर्ट है, जिसमें इंडिया का टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट आया है 2021 में, जिसमें कितना रेमिटेंस आया हमें? $87 बिलियन, ठीक है। तो WHO ने रिपोर्ट निकाली है और इंडिया वाज द टॉप रिसिपेंट कंट्री, ठीक है, ऑफ द रेमिटेंस, ठीक है। तो बेसिकली रेमिटेंसेस क्या होते हैं, अगर मैं आपको समझा दूं, ये ऐसा पैसा होता है जो कि दैट इज सेंट टू समबडी इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग, ठीक है। तो बेसिकली बाहर जो लोग हमारे इंडियंस जो काम कर रहे हैं, वो इंडिया में जो पैसा भेज रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया से उठ के बाहर जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, और ज़्यादा जो रेमिटेंस है हमें टॉप में हमें देखने को मिलता है। इंडिया टॉप पे आया हुआ है इसमें, ठीक है। सो ये जो रिपोर्ट है किसने दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है। अगली जो न्यूज़ है दिनेश गुनावर्देना की, इनको स्वॉन किया गया है एज 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं श्रीलंका के? दिनेश गुनावर्देना, ठीक है। और ये सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इनको 15th प्राइम मिनिस्टर जो है वो घोषित किया गया है बाय प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे। तो जो प्रेसिडेंट है वो ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। हमारी कंट्री में भी ऐसा ही कुछ प्रोसीजर है। नेक्स्ट है न्यूज़, एनारसू कारुनेसन चोजन बाय IAPH टू सर्व एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। तो एनारसू कारुनेसन का नाम याद रखना है, इनको नेम किया गया है एज द IAPH ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर नाम जो है याद क्यों रखना है? क्योंकि IAPH जो है एक वर्ल्ड पोर्ट इंडस्ट्री फोरम है फॉर कोऑपरेशन एंड एक्सीलेंस। फुल फॉर्म में बता दो तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर का जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया है वो कौन है? एनारसू कारुनेसन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो PM मोदी के ऊपर है, और उन्होंने इंडिया का फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुणा जो है फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन
इन्होंने नाम दिया वरुणा, उसको अनवील किया गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी पुराणास में जो वरुणा थे, ठीक है, वो गॉड ऑफ ओशंस उनको माना जाता था। और यहाँ पर जो ड्रोन का नाम है, फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन का, उसका नाम भी वरुणा ही रखा गया है। ठीक है, और इनका जो व्हीकल होता था ना, बेसिकली वो क्रोकोडाइल होता था, और वेपन जो इनका होता था वो नूज होता था, रोप होता था। ठीक है, सो वरुणा एक गॉड थे, एंशंट हिंदी में पुराणास में मेंशन्ड है, और ये गॉड ऑफ ओशंस माना जाता था। और इनका एक किसी एक क्रोकोडाइल पर जो है ये बैठ के अपना जो है देखा जाता था, माना जाता है। गार्डियन डीटी थे वेस्टर्न डायरेक्शन के। ठीक है, तो उसी के ऊपर हमारे अभी के ड्रोन का भी जो नाम वरुणा ही रखा गया है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की सारी न्यूज़। 18 से लेके 24 जुलाई तक की हमने जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो कवर करी। आई होप थोड़ी सी वीडियो लेक्चर लंबा है, लेकिन सब वीडियो सारी की सारी न्यूज़ जो हैं हमने यहाँ पर कवर कर दी हैं। ठीक है, सो थैंक यू क्लास। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम हर वीक आपके लिए इस तरीके के वीकली करंट अफेयर्स लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।